हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमिंदया पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एलपी सीबीटी फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसके पहले 25 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग क्वेश्चन अगले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग एलपी 25 नवंबर 2024 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन सभी देखेंगे। तो आज हम क्वेश्चन लिख नहीं पाए हैं तो बाकी सीट से ही क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि आपके साइंस, रीजनिंग और मैथ, सभी मैथ के भी क्वेश्चन दिखेंगे, जिसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन को छांट छांट के कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देरी न करते हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि श्रम विभाजन किस में होता है। ठीक है, श्रम विभाजन किस में होता है। देखिए पूछा है ना, एलपी सीबीटी फर्स्ट 25 नवंबर 2024 शिफ्ट सेकेंड। तो श्रम विभाजन किस में होता है। ऑप्शन दिया है कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। दूसरा ऑप्शन है केवल बहुकोशिकीय जीवों में। तीसरा है न तो एक कोशिकीय और न ही बहुकोशिकीय। चौथा ऑप्शन दिया है केवल एक कोशिकीय जीवों में। देखिए हम लोग बात करेंगे, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। जैसे कहते हैं हम लोग, ध्यान सुनिएगा, बाकी आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। एक कोशिकीय जीव जैसे क्या क्या होते हैं इसमें, अमीबा है, पैरामीशियम है, में एक ही कोशिका में विभिन्न अंगों के माध्यम से अलग अलग कार्य करती है। यानी जैसे एक कोशिका जीव में आपका अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा। इसमें जो एक कोशिका होती है वह विभिन्न अंगों के माध्यम से अलग अलग कार्य करती है। ठीक है, अब बहुकोशिकीय जीव में जैसे कौन आएंगे, तो कहेंगे बहुकोशिकीय जीव जैसे मानव हो गया, पादप हो गया, जानवर कोई हो गया, में अलग अलग कोशिकाओं के माध्यम से ऊतकों के द्वारा और अलग अलग अंगों के द्वारा विशेष कार्य किए जाते हैं। तो कहेंगे श्रम विभाजन किसमें, तो कहेंगे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों जीवों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाकी देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये है, क्योंकि इसमें आपके मैथ, रीजनिंग बाकी सभी क्वेश्चन है, तो केवल हम लोग साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे है। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो बात करते हैं कि द्रव के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन द्रव मतलब समझते हैं ना, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ। याद रखिएगा, जो पदार्थ है इसकी कितनी अवस्थाएं मूल रूप से हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो हम लोग कहेंगे ठोस के बारे में पढ़ना है आपको, द्रव के बारे में और गैस के बारे में तीसरा। बाकी दो अवस्थाएं और होती है, प्लाज्मा और बीएससी यानी बोस स्टीन कंडेंसेट। हमको मेनली इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो प्रश्न में कहा है कि द्रव्य के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, हम आप लोग को पदार्थों के गुण अगले अगले जो हम लोग शिफ्ट पढ़ रहे थे उसमें बताए भी थे। पदार्थ के गुण जैसे मान लीजिए ठोस है, ठीक है, तो ठोस के जो कण हैं, मान लीजिए ठोस को इसके कण जिस तरह हैं, तो ठोस के कणों के बीच एक बल कार्य करता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको अंतराणविक बल भी बोलते हैं। अगला ऑप्शन दिया है कि द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। ठीक है, ये भी सही है कि जो द्रव्य के यानी पदार्थ के कणों के बीच जो एक बल लगता है वो इनके कणों को क्या होता है, आपस में बांधे रखता है। फिर नेक्स्ट दिया है कि द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर रहता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। ठीक है, चौथा ऑप्शन देखते हैं कि द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल सामर्थ्य अलग अलग द्रव्य में अलग अलग होता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर होता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार को। ये गलत बात। देखिए जैसे अगर हम कहें कि ठोस के कण है, ठीक है, अगर ठोस है और मान लीजिए एक द्रव्य है, ठीक है, ये आपका द्रव है और एक गैस है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो इस ये कह रहा है कि इन तीनों के बीच यानी द्रव्य की कोई भी अवस्था हो उसके बीच जो बल लग रहा है, उनके कणों के बीच बल हो वो एक समान होगा, लेकिन ये गलत बात है। क्योंकि ठोस के बीच यानी ठोस के कणों के बीच जो बल होगा हमारा आकर्षण बल या अंतराणविक बल क्या होगा, वो अधिक होता है। द्रव में इसके अपेक्षा कम होता है। सबसे कम किसमें होता है, गैस में होता है। यानी कह सकते हैं हम लोग कि जो आकर्षण बल का सामर्थ्य या शक्ति होती है वह स्थिर नहीं होती है, वह अलग अलग पदार्थों में या अलग अलग अवस्था में अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या पूछा था ना, कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा गलत है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, देखते हैं हम लोग। तो बस इस वाले पेज पे तो नहीं है, अब नेक्स्ट पेज हम लोग चेंज करते हैं, अगले पेज पे देखते हैं। देखिएगा बस एक सेकेंड, आते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिए क्वेश्चन। प्रश्न में कहा है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रश्न दिया है कि
प्रश्न दिया है कि गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन क्या दिया है? छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण स्तर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, जीवाणु जो है आपके चतुर्थ पोषण स्तर। देखिए अब आप लोगों को बताते हैं इससे संबंधित आपके सभी डाउट्स, यानी इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा हो जाएगा आपका आसानी से। आते हम लोग देखते हैं, जैसे पोषी स्तर के बारे में पहले समझते हैं। ध्यान से आप इसको नोट डाउन कीजिएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा तो आप आसानी से बना पाएंगे। पिरामिड बना लेते हैं। अब ध्यान देखिएगा, पहली बात तो हम लोग पोषी स्तर लिखते हैं। जैसे अगर हम कहें ये हमारा क्या है तो कहेंगे प्रथम पोषी स्तर होता है। इफ प्रथम पोषी स्तर है, क्या है? प्रथम पोषी स्तर। ये द्वितीय होगा, ये तृतीय होगा, ठीक है, ये फोर्थ होगा। अब देखिएगा जो प्रथम पोषी स्तर होता है उसमें क्या आता है, तो कहते हैं उसमें उत्पादक ये होता है, यानी इसको इसको हम लोग स्वपोषी वाले भी बोलते हैं, इसमें सभी स्वपोषी होते हैं, ठीक है। प्रथम पोषी स्तर में क्या आता है, उत्पादक होते हैं, सभी पोषी स्वपोषी होते हैं। जैसे हम इसमें क्या क्या आएगा, कहेंगे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है। ध्यान समझिएगा, फिर हम आपको क्वेश्चन कराएंगे यहाँ से। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखिए उत्पादक बाद जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, शॉर्ट में लिख रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता। ये द्वितीय उपभोक्ता, ये आपका तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। अब देखिएगा प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आते हैं, तो कहते हैं कि जो उत्पादक, यानी उत्पादक को जो खाते हैं, यानी कह सकते हैं जो हरे पेड़ पौधे या घास को खाने वाले जीव, जैसे इसमें कौन है, कहीं लिख सकते हैं या घास को खाने वाले जीव, जैसे जैसे क्या क्या हो जाएगा कहेंगे तो इसमें हिरण, गाय, बकरी, ठीक है, कीट, कीट जिसे कहते हैं टिड्डा, ठीक है। द्वितीयक में कहेंगे हम क्या बताते हैं, क्रम समझिएगा, उत्पादक को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाले क्या कहलाएंगे, तो कह सकते हैं हम लोग जो शाकाहारी, यानी शाकाहारी जो है ये शाकाहारी, इनको खाने वाले ये द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं हम लोग। जैसे बात करेंगे हम लोग, इसमें मेढक आ जाएगा, मेढक टिड्डा को खा जाता है, सांप आ जाएगा, सांप हो गया, छिपकली हो गई, ठीक है। अब आते हैं तृतीयक, यानी तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। ये उच्च श्रेणी के मांसाहारी, देखिए ये निम्न श्रेणी के मांसाहारी होते हैं, छोटे मांसाहारी, ये होते हैं हमारे उच्च श्रेणी के मांसाहारी, उच्च श्रेणी के मांसाहारी। इसमें क्या क्या कहेंगे, इसमें क्या क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे शेर, बाघ, मनुष्य, और एक बाज जो पक्षी भी इसी में है, हो गया। और लास्ट वाले में हमारा क्या है, ये हमारा अपघटक होते हैं। अपघटक जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे कहा है, हम लोग ध्यान से समझते हैं। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। प्रश्न में क्या कहा है कि छोटे, इसमें कहता है कि गलत युग्म का हमको चयन करना है। प्रश्न में कहा है कि छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण, छोटे मांसाहारी बताए थे ना, ये छोटे मांसाहारी देखिए प्रथम पोषण, द्वितीय पोषण, तृतीय पोषण, बिल्कुल सही बात है। कहा है कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण, देखिए उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता आ गया, ये कौन से पोषण में आते हैं, तो कहेंगे प्रथम या द्वितीय पोषण में आती है, ये भी सही बात है। कहा है कि स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर, स्वपोषी यही होते हैं, अभी बताए थे आपको उत्पादक वाले में, ये प्रथम पोषी स्तर में है, ये भी सही बात है। कहा है कि जो जीवाणु है चतुर्थ पोषण स्तर में, ये गलत बात है, ठीक है। यानी हमारा जो चौथा ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई? जो जीवाणु होते हैं वो हमारे अपघटक में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन है, रुक जाइए थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। क्वेश्चन आज हम लिखे नहीं, थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकती है, इसमें टाइम नहीं हो पाया, इसलिए आपको डायरेक्ट सीट से ही हम क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है कि 10 मीटर लंबे तांबे का तार का प्रतिरोध आर ओम है, तो 5 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा। पहले तो आप लोग को इसके संबंध के बारे में पता होना चाहिए। जैसे एक फार्मूला होता है, आप लोग
जानते होंगे आर बराबर क्या होता है, तो कहेंगे रो इंटू एल अपान ए होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार के प्रतिरोध और उसकी लंबाई में सीधा संबंध होता है। कहेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। यानी हम अगर सीधा संबंध कहेंगे, अगर चालक तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा, ये घटेगी तो ये भी घटेगा। ठीक है, तो प्रश्न में कहा है कि 10 मीटर तार का जो प्रतिरोध है वो क्या है, तो कहेंगे आर दिया है। तो बताइए 1 मीटर का क्या हो जाएगा, तो कहेंगे आर बाई 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके बटे में, आर बटे में 10 हो जाएगा। तो 5 मीटर का क्या होगा, इधर 5 से गुणा कर दें, इधर भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो आर बटे में 10 गुणे 5, 5 दूना के 10। अब हो जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू मतलब 1/2 इंटू आर हो जाएगा। जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे आर बाई टू मतलब 0.5 आर। ठीक है, यानी 0.5 आर। ऑप्शन देख लेते, दिया ऑप्शन, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया है 0.5 आर, इसका हो जाएगा आंसर 0.5 आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगले पेज पे आते हैं, इस पे नहीं है क्वेश्चन, अब इस वाले पेज पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि कापर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस वैद्युत का अपघटनी उपयोग किया जाता है। अब ध्यान समझिएगा कि जब भी विद्युत अपघटनी की बात करेगा, ठीक है, कहने किसका विद्युत अपघटनी उपयोग, तो कहेंगे जब भी कहेगा कि अगर यहाँ पे जिस धातु का हम लोग परिष्करण करते हैं उसी के लवण का विलयन लेते हैं। यानी जैसे यहाँ पे कहा है कि कापर का कर रहे हैं हम लोग परिष्करण, तो कापर के ही लवण का विलयन होना चाहिए। तो कहेंगे इसमें ऑप्शन देख लीजिए, सोडियम सल्फेट, कापर ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। हम क्या बताएं कि जिस धातु का परिष्करण करना होता है उसी के लवण का विलयन लेते हैं। तो कापर का करना है तो कापर के लवण यानी कापर सल्फेट, तो आंसर क्या जाएगा इसका, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। यानी जो थॉमसन का परमाणु मॉडल था वो किस पर आधारित था, यानी किसके बारे में उसने बताया था। तो हम लोग परमाणु मॉडल के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन पहले देखिएगा, डाल्टन का जो परमाणु मॉडल था उसने क्या बताया था। तो डाल्टन के परमाणु मॉडल में बताया था कि परमाणु से छोटा कोई कण विभाज्य, यानी कह सकते हैं कि डाल्टन बताया था कि परमाणु क्या है, परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य कण है, यानी परमाणु को और छोटे भागों में हम लोग नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद थॉमसन ने क्या दिया, थॉमसन ने इस धारणा को गलत करते हुए बताया कि हाँ कि परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन केवल उसने इलेक्ट्रॉनों के बारे में केवल बताया था, इसने केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। और क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने इस तरह दिया था, यानी इसको हम लोग तरबूज मॉडल भी कहते हैं। उसने कहा था कि जैसे तरबूज के बीच में जो उसके सीड्स होते हैं जो ब्लैक ब्लैक कलर के, वैसे क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह परमाणु में इस तरह धसे होते हैं। ठीक है, उसने इसको हम लोग तरबूज मॉडल भी कहते हैं। थॉमसन के बाद इसकी सीमाएं थी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर क्यों होते हैं या वो केंद्र से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। फिर इसके बाद हमारा आया अगला जो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड ने क्या बताया, रदरफोर्ड बताया कि जो परमाणु होता है उसके बीच में एक छोटा सा धनात्मक नाभिक होता है, उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने इसके अस्थायी कक्षा के बारे में नहीं बताया। फिर लास्ट हमारा है जो बोहर का मॉडल, इसने क्या बताया, इसने बताया कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं तथा हर कक्षा का अपना एक निश्चित ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे परमाणु संबंधित मॉडल। तो हमसे प्रश्न क्या पूछा था, थॉमसन के बारे में पूछा था। थॉमसन ने किसके बारे में चर्चा किया था, केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बात किया था ना। तो देख लेते हैं यहाँ पे, यार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। क्या कहेगा, केवल प्रोटॉन, गलत। ऑप्शन नंबर भी देखिए सही है, केवल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, दिया है कि अमाशय भित्ति में स्थिर जठर ग्रंथियां निम्न में से किसका श्रावण करती हैं, किसका श्राव नहीं करती हैं। जो अमाशय भित्ति में स्थित होती जठर ग्रंथियां किसका श्राव नहीं करती। देखते हैं हम लोग पहले इसके बारे में देख लीजिए
कि जो जठर ग्रंथियां होती हैं, पहले तो अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, जिससे स्राव होता है कौन सा रस, कहेंगे जठर रस का श्रावण होता है। जठर ग्रंथियों से किसका स्राव नहीं होता, तो कहेंगे जठर ग्रंथियों में जठर रस निकलता है। और जठर रस में हमारे 3 प्रमुख एंजाइम पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जठर रस में 3 प्रमुख एंजाइम होते हैं। कौन कौन होता है, तो कहेंगे पहला हमारा होता है पेप्सिन, जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा रेनिन, ठीक है, रेनिन। और तीसरा होता है हमारा गैस्ट्रिक लिपेज, गैस्ट्रिक लिपेज। रेनिन काम क्या होता है, ये दूध में क्या करता है, केसिन प्रोटीन को जमाने का काम करता है, ठीक है। अब इनके अलावा क्या होता है, तो कहेंगे इनके अलावा जठर रस में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और श्लेष्मा भी पाया जाता है, जिसको म्यूकस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा श्लेष्मा भी पाया जाता है, जिसको हम लोग म्यूकस भी कहते हैं। अब देख लीजिए इतनी चीजें हम जठर रस में पाया जाता है, जो जठर ग्रंथियों से निकलता है। देख लेते हैं क्या क्या दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभी बताएंगे पाया जाता है, श्लेष्मा होता है पाया जाता है, पेप्सिन बताएंगे कि पाया जाता है। लार नहीं पाया जाता, लार तो मुख से, ठीक है, ये तो मुख में पाई जाती है, तो जठर अमाशय में नहीं पाई जाती, तो आंसर क्या हो जाएगा, लार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं, देखिएगा ये है, निम्न में से कौन सा समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी अगर जिसमें हम लोग विलेय और विलायक को, विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, विलेय मतलब जो कम मात्रा वाला हो, विलाय मतलब जो अधिक मात्रा वाला, जब दोनों को वियोजित करें, दोनों को घोलें, तो पूरी तरह से, यानी इसके कण पूरी तरह से इसमें घुल जाए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण, ठीक है। तो बात करें, इसमें पूछा कि कौन से समांगी मिश्रण का एक उदाहरण नहीं है। प्रश्न दिया जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण, ठीक है, पूरी तरह से घुल जाता है, समांगी मिश्रण है। जल में घुली हुई चीनी भी बताए थे, पूरी घुल जाती है। फिर क्या है कि जल में घुला लवण, यानी जल प्लस नमक का मिश्रण पूरा घुल जाएगा, लेकिन जल में तेल, जब जल लेते मान लीजिए पानी है, उसमें तेल की बूंदें डालते क्या होता है, वो पूरी घुलती नहीं, उसके सतह पर इस तरह हमको वो दिखाई देगी साफ साफ, ठीक है। तो क्या है, ये हमारा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, ठीक है। ये हमारा विषमांगी मिश्रण इस प्रकार से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों में लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या है, तो कह रहा है कि जो सरीसृप होते हैं, यानी रेप्टाइल, जो जो रेंगने वाले जीव होते हैं, इनके लिंग निर्धारण में कौन सा जो हमारा पर्यावरणीय कारक है वह भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन दिया है तापमान, मृदा, दाब और जल। देखिए तापमान इसका एक कारण होता है, यानी जो तापमान और सरीसृपों में जो लिंग निर्धारण की प्रक्रिया में ये क्या होता है, एक भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ठीक है तापमान। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस वाले पेज पे तो अब नहीं है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, ठीक है, देखिएगा। एक सेकेंड बस, अब देखिएगा। प्रश्न में है कि गलत कथन का चयन कीजिए, गलत कथन का चयन कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है, प्रश्न में कहा है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, ठीक है, बिल्कुल कथन सही है। अरे जैसे कहेंगे हम लोग कि एक नर युग्मक है और प्लस क्या कहा है, एक मादा युग्मक, यानी नर युग्मक मतलब शुक्राणु, ठीक है, और मादा युग्मक मतलब क्या हो गया, तो कहेंगे अंडाणु। यही तो हमारा निषेचन होगा, यानी जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो क्या होता है, युग्मनज या जाइगोट बनता है, ठीक है। क्या होता है, तो कहेंगे युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट बनता है, यही तो हमारा क्या निषेचन कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। फिर कहा है कि नर जनन कोशिकाएं परागकण द्वारा निर्मित होती है, कहा है कि नर जनन कोशिकाएं जो होती हैं वो परागकण द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है, ये भी सही बात है। जो नर जनन कोशिकाएं होती है परागकणों द्वारा निर्मित होती हैं। कहा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, और ऑप्शन एक दिया है कि निषेचन से हमें युग्मनज प्राप्त, तभी बताए थे कि निषेचन से क्या मिलता है, तो कहेंगे युग्मनज प्राप्त होता है। जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा गलत कथन। देखिए एक प्रश्न कहा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में स्थित उपस्थित रहता है। देखिए अगले अगले शिफ्ट में हम एक क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, जिसमें हम लोग एक स्त्री केसर का पार्ट लिए थे, इस तरह याद होगा आप लोग को, तो जो लोग पढ़े होंगे देखेंगे इस तरह। अब मादा युग्मक बताइए कहाँ होता है, वर्तिकाग्र वाला हिस्सा, अब बताइएगा
वर्तिकाग्र होता हमारा हिस्सा तो यहाँ है, तो इसमें कहाँ से मादा युग्मक आएगा? तो हम बताए थे जो मादा युग्मक होता है हमारा तो अंडाशय में रहेगा, ठीक है। जो मादा युग्मक होता है वो अंडाणु होता है और अंडाशय में रहता है। इसमें कहा है कि मादा युग्मक वर्तिकाग्र में उपस्थित होता है, ये गलत बात है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? गलत कथन दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 120 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन दिया। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग बिना सॉल्व किए भी सीधे लगा सकते थे, थोड़ा आपको समझाते दोनों तरीका। एक अवतल दर्पण बना लिए, ठीक है। आपके कुछ पॉइंट बताओ, ये हमारा ध्रुव होता है, उसके बाद फोकस दूरी होती है और वक्रता केंद्र होता है, ठीक है। प्रश्न में कहा है कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 120 सेमी की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब। बताइए वक्रता केंद्र पर कब बनेगा? जब हम किसी वस्तु को सी पे रखते हैं, मान लीजिए वक्रता केंद्र रखते तभी तो वक्रता केंद्र पर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो कहेंगे वस्तु मतलब कहाँ रखी गई है? तो कहेंगे वक्रता केंद्र पर रखी गई है और इसकी दूरी कितना दिया? 120 सेंटीमीटर, ठीक है। जब वक्रता केंद्र बढ़ेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। पूछा है इसका आवर्धन क्या होगा, तो आप सीधे बता सकते थे कि सी पे रखे हैं और सी पे बनाए, तो सूत्र क्या होता है बताइए? आवर्धन m बराबर क्या होता है? देखिए आवर्धन m बराबर होता है माइनस भी बाई यू। भी और यू दोनों का मान बराबर दिया है, ठीक है। और आपको बताइए सी पे रखते हैं तभी हमारा प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई बराबर होती है। और ये मान कब होता है? जब m का मान क्या होता है? 1 आता है। वास्तविक का है तो -1। यहाँ से भी डायरेक्ट हम कर सकते थे। आप क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते तो इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए u का मान क्या दिया था? तो u का मान दिया है, u बराबर दिया है -120 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। और v बराबर भी क्या है? सेम दूरी पर है और वास्तविक क्या है तो v का मान भी क्या होगा? -120। हल करके यहाँ इस तरह भी देख सकते हैं, पहले से माइनस है तो माइनस इसका मान 120 बटे में इसका भी मान कितना? -120। एक कट जाएगा यानी m बराबर क्या बचेगा? यहाँ से -1 बचा है -1। आवर्धन का मान क्या हो जाएगा? -1, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग बिना सॉल्व किए कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? अगर किस शुष्क बुझे चूने पर हम लोग क्लोरीन की क्रिया कराएंगे तो निम्न में से किसका निर्माण होगा? देखिएगा शुष्क बुझे हुए चूने का पहले हमको फार्मूला बताइए आप लोग। तो फार्मूला क्या होता है इसका? तो कहेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। किसकी क्रिया कराना? कहेंगे क्लोरीन की क्रिया कराना है। तो क्या मिलेगा हमको? देखिए तो CaOCl2 प्लस क्या हो जाएगा? जल। अब यही तो प्राप्त हुआ हमको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया था? या इसी को ब्लीचिंग पाउडर का और क्या इसका नाम है? इसको विरंजक चूड़ भी बोलते हैं, विरंजक चूड़। इसका व्यापारिक, दोनों नाम व्यापारिक नाम ही है। और इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन में क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो हमारा CaO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कहेंगे CaO, ये तो नहीं है। देखिए विरंजक चूड़ ऑप्शन नंबर बी सही है। कैल्शियम क्लोराइड यानी क्या है? CaCl2। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब क्या होता है? तो कहेंगे HCl। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हमारा विरंजक चूड़ सही है, ठीक है। सूत्र आप याद रखिएगा, बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है, ये देखिए बीच बीच में आपको जीके वगैरह क्वेश्चन या मैथ के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, तो हमको केवल साइंस करना है, ठीक है। दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति नहीं करता, यानी कह सकते हैं कि जिसमें कब ये करेगा? जब उसमें विद्युत का भी प्रयोग हो प्लस चुंबक का भी प्रयोग हो। याद रखिएगा विद्युत प्लस चुंबक दोनों का उपयोग करेगा। ऑप्शन नंबर विद्युत पंखा, विद्युत पंखे में मोटर लगा होता है तो उसमें चुंबक भी होगा, यानी ये तो सही है। विद्युत मोटर, ऐसे मोटर की बात करें तो इसमें चुंबक प्लस विद्युत धारा दोनों की आवश्यकता है। फिर दिया है कि विद्युत जनित यानी विद्युत जनरेटर में भी क्या होता है? तो विद्युत प्लस चुंबक दोनों की आवश्यकता है। विद्युत हीटर, जो विद्युत हीटर होता है उसमें केवल विद्युत धारा नहीं, इलेक्ट्रिक की जरूरत होती है। इसमें कोई भी मोटर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई भी चुंबक की आवश्यकता नहीं होती, यानी ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इधर क्वेश्चन, यहाँ दिया है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा इधर दिया है, प्रश्न दिया है कि जब, देखिएगा, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, ऐसा कारण क्या होता है?
तो कहेंगे ये न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, यानी जैसे बस स्टार्ट होती है या तो आगे की ओर झुकना, या बस जब बस स्टार्ट होती है तो हम लोग थोड़ी शरीर हमारा पीछे की ओर चला जाता है, जब रुकती है तो हम लोग आगे की ओर थोड़ा झुक जाते हैं। तो प्रश्न में दिया कि न्यूटन की गति के तृतीय नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम हमारे शरीर के बारे में। अच्छा देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा से इस तरह आपको दे दिया है कि हमारे शरीर के जड़त्व, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम में तो जड़त्व का नियम होता है, कहेंगे हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। अब जड़त्व क्या होता है थोड़ा समझ लीजिएगा, जड़त्व क्या होता है, तो कहेंगे जड़त्व क्या होता है, यानी प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, स्थिति परिवर्तन का विरोध करती है, ये गुण क्या जड़त्व कहलाता है। स्थिति परिवर्तन मतलब अगर वह गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहना चाहती है, अगर वह विरामा में है तो विरामावस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाए उसकी अवस्था परिवर्तन भी नहीं होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हमारे शरीर के जड़त्व के कारण। ठीक है, और क्या क्या ऑप्शन इस पर चर्चा कर लेते हैं। न्यूटन गति के तृतीय नियम, बताइए तृतीय नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते होंगे, तो हम कहेंगे तीन नियम के एग्जाम्पल, जैसे अगर हम किसी वस्तु पर दीवार, अगर किसी गेंद को दीवार पे फेंकते हैं तो वो वापस टर्न होकर आती है, नाव से उतरते टाइम नाव का पीछे को चला जाना तृतीय नियम का उदाहरण है। ठीक है, गोताखोर या व्यक्ति का तैरना भी तृतीय नियम से ही पे वो पॉसिबल है। फिर बात करते हैं न्यूटन गति के नियम द्वितीय नियम, द्वितीय नियम में क्या क्या एग्जाम्पल है, तो कहेंगे द्वितीय नियम में हमारा जो बंदूक की गोली का किसी व्यक्ति में जाकर धंस जाना द्वितीय नियम के उदाहरण है, किसी खिलाड़ी का कैच पकड़ते समय हाथ को पीछे करना वो भी क्या है, हमारे द्वितीय नियम के उदाहरण है। ठीक है, अब वृत्तीय त्वरण क्या होता है, इसका मान तो आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन्स की उच्च सांद्रता होती है, तो बात करते हैं। हमारा सबसे पहले ऑप्शन दिया ऑक्सिन, ऑक्सिन का काम क्या होता है। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये पौधों में, लिख लेते हैं यहाँ पे देखिए, ऑक्सिन नोट कर लीजिएगा, ऑक्सिन हार्मोन्स पौधों में क्या होता है, लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है, लंबाई में वृद्धि वाला हार्मोन्स है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगले शिफ्ट में आपके जैसे अब क्वेश्चन जब इससे बनेगा तो इन्हीं में से कोई एक बनेगा, तो हम सभी ऑप्शन में चर्चा कर देते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, पौधों में लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। उसके बाद जिब्रेलिन का काम क्या होता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स का काम क्या होता है, कहेंगे फूलों एवं बीजों को अंकुरित करना। क्या करता है, फूलों एवं बीजों को अंकुरित करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एब्सिसिक अम्ल। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल का काम है, कहेंगे ये पत्तियों को मुरझाने एवं पत्तियों को पत्ती जैसे पतझड़ के समय क्या होता है, पत्तियां पौधों से गिरती हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन सा, कहेंगे एब्सिसिक हार्मोन्स ही है। ठीक है, ये पत्तियों को मुरझाने और पेड़ों से उसको गिराने के लिए। फिर है साइटोकिनिन, साइटोकिनिन हार्मोन्स में क्या होता है, कहेंगे ये कोशिका विभाजन में सहायक होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। साइटोकिनिन कोशिका विभाजन में सहायक है। अब बात प्रश्न क्या है कि किस पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता होती है, तो जो कोशिका विभाजन करेगा उसी में तो सबसे अधिक उच्च सांद्रता होगी, तो कहेंगे साइटोकिनिन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न में कहा है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है। अब देखिए प्रति एकांक मतलब दर होता है, तो मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य क्या कहलाता है, कार्य मतलब W हो गया और जिसके साथ समय का दर, तो आप लोग पढ़े होंगे P बराबर क्या होता है, W/T होता है। यही पूछा है कि मोटर द्वारा प्रति एकांक समय, प्रति एकांक मतलब समय दिया, दर दिया है और किया गया कार्य, तो P बराबर W/T यानी क्या कहलाएगा, तो कहेंगे शक्ति कहलाएगा। आंसर देखिएगा तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 शक्ति। त्वरण क्या होता है, कहेंगे त्वरण क्या होता है, तो कहेंगे वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। इसका इसे ऐसे दर्शाते हैं, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऊर्जा क्या कहेंगे, ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। संवेग क्या है, तो क्या बताएंगे, संवेग हमारा द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, तो कहेंगे P बराबर mv हमारा क्या, ये संवेग होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश आपतित होता है तो हम उसकी ज्यामिति छाया देखते हैं, ऐसा कारण क्यों होता है। देखिए जैसे हम कोई अपारदर्शी वस्तु, कोई इस तरह वस्तु है, एक वस्तु है, जब इस पे इस तरह सूर्य का प्रकाश आता है तो इसकी हम लोग छाया देखते हैं, इसकी छाया मतलब इसका प्रतिबिंब को हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका छाया बनता है, तो कहेंगे ये किस कारण से संभव है, तो कहेंगे प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन, किसी वस्तु द्वारा प्रकाश में विक्षेपण, या प्रकाश की एक सीधी रेखा में आता है। देखिए
जब प्रकाश एक सीधी रेखा में यात्रा करता है तभी तो क्या होता है, किसी वस्तु से अगर आप पारदर्शी वस्तु से टकराएगा तो उसकी एक कोई प्रतिबिंब या कोई छाया हमको दिखाई पड़ेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, कहेंगे जब कोई वस्तु एक चिकने तल से आकर टकराती है तो टकराने के बाद प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। ठीक है, यहाँ पे दो एंगल बनता है, एक कोण आई और एक कोण आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं तो कहेंगे परावर्तन कोण। दोनों का मान क्या होता है, आपस में बराबर होता है। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश मान लीजिए कोई इस तरह प्रकाश जा रहा है, उसके रास्ते में कोई एक ऐसी अपराधित वस्तु आ जाए तो प्रकाश के इस पे यानी प्रकाश किरणों का मुड़ना, यानी यहाँ से टकरा कर इस तरह चली जाएगी, ये हमारा क्या कहलाता है, कहेंगे विवर्तन कहलाता है। तो प्रकाश का वर्ग विक्षेपण क्या होता है, तो कहेंगे श्वेत प्रकाश का किसी प्रिज्म में गुजरने पर वो 7 रंगों में क्या होता है, इस तरह विभक्त हो जाता है अलग अलग, जिसको हम लोग विव्यूअर के माध्यम से जानते हैं। ये हमारा प्रकाश का वर्ग विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है या नहीं इसके बाद। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखते हैं। दिया है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से किसी विशाल वस्तु के मुक्त पतन पर क्या प्रभाव हो गया, क्या होगा। मुक्त पतन समझते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ऊंचाई से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को ऐसे मुक्त रूप से, यानी ऐसे ऊपर, जैसे मान लीजिए छत है और यहाँ ये हमारा भूमि है, यहाँ से किसी वस्तु वाले ईंट लेते हैं और इसको ऐसे मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो गिरते हुए नीचे आएगा, ये हमारा मुक्त पतन कहलाता है, बिना कोई फोर्स दिए। बताइए जब ईंट को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे नीचे आते समय क्या होगा, मान लीजिए इसका वेग क्या होगा, तेजी से बढ़ते आएगा, जितना नीचे आएगा, जितनी ऊंचाई पर रहेगा उतने नीचे आएगा तो उसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाता है, इसका वी का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा। प्रश्न में क्या कहा, इसका वस्तु का द्रव्यमान बढ़ रहा है, द्रव्यमान है, अगर मान लीजिए ईंट 1 किलो का नीचे आने पर भी 1 ही किलो का रहेगा, उसका द्रव्यमान नहीं बढ़ रहा है। विशाल वस्तु का वेग बढ़ता है, देखिए आंसर इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। फिर क्या है, वेग घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, यानी ऊपर से फेंकें तो नीचे बहुत तेजी से आता है तो वेग का मान क्या होता है, बढ़ता है, घटता नहीं है। वस्तु का द्रव्यमान, ये भी गलत कहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, वस्तु का वेग क्या होगा, वो बढ़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि अभिक्रिया Al2SO4 का थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, AlCl3BSO4 को संतुलित करना है। ठीक है, बैलेंस करना बहुत आसान होता है, हमको बस देखना होता है कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो हम लोग मिलाते हैं, देखते हैं, इधर एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर देखिए 2 का गुणा यानी एल्युमिनियम 2 है। SO4 का थ्राइस, तो ये बात करते हैं हम लोग, देखिएगा ये SO4 का था 3 चौको 12, देखिए ध्यान से SO4 3 चौको 12 पूरा 12 हो गया, ये भी सेम है। 3Ba, ये भी देखिए सही है। बेरिलियम 3 है, क्लोरीन इधर कितना है तो कहेंगे 3 दूना के 6, इधर 3 दूना के 6, यानी पहला ही ऑप्शन हमको सही लग रहा है, यानी पहला ऑप्शन हमारा क्या, बैलेंस है। ऐसे आप लोग जब भी बैलेंस का है इस तरह मिलाया कीजिए कि प्रत्येक तत्वों की लेते हैं, दोनों तरफ देखते हैं, दोनों तरफ इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एल्कीन का समान सूत्र है। अब प्रश्न पूछा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या है, तो हम लोग यहाँ पे तीनों के बारे में चर्चा कर लेंगे। देखिएगा, पहले बात करते हैं हम लोग एल्कीन। एल्कीन है एक होता है हमारा एल्केन, एक होता है हमारा एल्काइन। ठीक है, बहुत बार पूछता है, तीनों को हम लिख दे रहे हैं, आप याद कर लीजिएगा। तो एल्कीन क्या होता है, कहेंगे CnH2n, CnH2n। एल्केन क्या बताएंगे तो कहेंगे CnH2n+2। एल्काइन क्या बताएंगे तो कहेंगे CnH2n-2। क्रम से याद रखिएगा, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। जैसे एक दिमाग में रखिए, जैसे मेथेन बोलते हैं ना, तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है, कहते हैं मेथेन होता है हमारा CH4। कैसे आता है, देखिए इस पे रखिए, आ जाएगा। कार्बन कितना है यहाँ पे, 1 है तो कहेंगे C1 रखिए, हाइड्रोजन 1 करेंगे, 1 दूना के 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, आ गया ना CH4 इस फार्मूले पर रखने पर। तो कहेंगे एल्किन का तो कहेंगे CnH2n, एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, बात करेंगे थोड़ा सा और, तो कहेंगे इसमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध होता है। इसमें क्या होता है, कम से कम 2 डबल बांड होना, 1 डबल बांड होना आवश्यक है। कार्बन और कार्बन के बीच कम से कम 1 डबल बांड होगा। इसमें क्या होता है, कहेंगे कार्बन और कार्बन के बीच तृतीय बांध होता है। ठीक है, और बात करें तो एल्कीन क्या होता है, असंतृप्त होता है, ये संतृप्त है, ये अधिक आपका असंतृप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और है इसमें, हमको लगता है क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। ठीक है, ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज का हमारा सेकेंड के शिफ्ट में क्वेश्चन इतने था। बाकी आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग जब अगले दिन यानी नेक्स्ट टाइम हमारा तीसरा क्लास इस पर अपलोड करेंगे। बाकी आप लोग डेली क्लास देखा कीजिए और अपना कमेंट में रिव्यू जरूर कीजिए कि क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।